Namaste, Khamagani. I welcome you all to my channel Rajasthan GK in English. So as all of you know कि लास्ट क्लास में जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे फॉर द कमिंग RS वैकेंसी और इस साल में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे बिकॉज हमें मालूम है कि इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इनफैक्ट राजस्थान इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस यहीं से पुटअप किए जाते हैं एग्जाम के अंदर। सो सिंस वी स्टार्टेड विद दिस सीरीज ये हमारा पार्ट 2 रहेगा इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 का। सो वी स्टार्टेड विद चैप्टर 1 येस्टरडे जिसमें हमने राजस्थान का एक मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखा था। तो एक क्विक रिविजन हम उसका करेंगे। हमने बात की थी कि राजस्थान का जो कंट्री में 10.41% टोटल एरिया का रहता है। देन प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इट इज़ 8.19 करोड़। इट इज़ द सेवन्थ जो राजस्थान है इट इज़ द सेवन्थ मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री। देन हमने कुछ की इंडिकेटर्स की बात करी थी जो हमने लास्ट क्लास में विस अविस इंडिया मतलब कि इंडिया की कंपैरिजन में जो की इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया राजस्थान का कितना है इन टर्म्स इन कंपैरिजन टू से इंडिया। देन पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट ऐसे ही स्केड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन। देन सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो लिटरेसी रेट क्रूड बर्थ रेट क्रूड डेथ रेट ये सारे जो चीज़ें हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन वी ऑल्सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसी में हमने बात किया था कि जो फर्स्ट चैप्टर इट्स बेसिकली अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में। सो जब भी आप किसी स्टेट के मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करोगे तो आप वहाँ के GSDP NSDP GSVA एंड पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। GDP का और GSDP का डेफिनेशन हमने देखा था। देन GDP में हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट प्राइसेस पे एंड करंट प्राइसेस पे इट इज़ 8.45 लाख करोड़ एंड 15.28 लाख करोड़ करंट में बिकॉज हमेशा ज़्यादा रहता है एंड कांस्टेंट पे थोड़ा सा कम रहेगा। देन हमने इंडिया के कंपैरिजन में भी देखा था इसे। देन हमने नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में एक डिस्कशन किया था बिकॉज आप जो भी आपका दिस थिंग ना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इफ़ यू डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम इट आप इसमें से माइनस कर दोगे डिप्रिसिएशन तब आपको नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। सो इसीलिए आपका GSDP से कम रहेगा। तो इट वॉज एट constant prices it was 7.41 and at current prices it was 13.69। देन हमने बात किया था ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की GSVA क्यों बेटर होता है GSDP से, ये भी हमारी बात हुई थी। एंड देन वी डिस्कस्ड कि आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज में क्या कंट्रीब्यूशन बिकॉज ये हमें सेक्टर वाइज ग्रोथ बताता है। तो इससे हमने बात की थी कि कांस्टेंट प्राइसेस पे एग्रीकल्चर जो है इट इज़ 26.21 इंडस्ट्रीज इट इज़ 29.84 एंड सर्विसेज इट इज़ 43.95। देन हमने बात किया था कि GSVA टोटल कितना है इट इज़ 7.81 के आसपास कुछ एंड करंट में इट इज़ 14.28 करंट प्राइसेस पे। देन सेक्टर वाइज में हमने करंट प्राइसेस पे भी बात किया था कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा दिस थिंग नो इन कंपैरिजन टू द कांस्टेंट प्राइसेस जहाँ पे पहले एग्रीकल्चर में इट वाज 26.21 तो यहाँ पे वो 26.72 हो गया। तो आपका करंट प्राइसेस पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। इंडस्ट्रीज़ का हम देखते हैं कि एक तरीके से आपका डिक्लाइन होता है क्योंकि पहले हमने इट वाज पढ़ा कि कांस्टेंट पे इट इज़ 29.84 एंड करंट प्राइसेस पे जब आप इसको पढ़ोगे तो वो आपका थोड़ा सा कम हो गया है 28.21 एंड सर्विसेज अगेन आपका बड़ा है 43 से 45। देन हमने पर कैपिटा इनकम पे भी बात कर ली थी कि हमारे राजस्थान में कांस्टेंट प्राइसेस पे पर कैपिटा इनकम इज़ 90,000 समथिंग एंड करंट प्राइसेस पे इट इज़ 1,60,964। यहाँ पे हमने इंडिया की भी बात करी थी कि इंडिया में अगेन आपसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि इंडिया का इतना एंड राजस्थान का इतना। तो प्लीज़ ध्यान में रखना कि इंडिया का ऑब्वियसली ओवरऑल पूरा इंडिया का ज़्यादा रहेगा। तो इट वाज 1 लाख से ज़्यादा ही दोनों केस के अंदर। इट वाज 1,06,000 फॉर कांस्टेंट प्राइसेस एंड 1,84,205 फॉर करंट प्राइसेस। देन हमने लास्ट ही क्लास में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात की थी कि हमारा जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो कुछ 4 लाख करोड़ हमने याद किया था। तो इट इज़ एक्चुअली 3,99,594। देन कितना परसेंटेज ऑफ द GSDP इट इज़ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कुछ 30% हमने याद रखा दैट इज़ 29.43%। देन यहाँ पे हमने ये भी चीज़ देखी थी कि ये पब्लिक सेक्टर से कम आता है एंड प्राइवेट सेक्टर से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है। देन हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन से फील्ड्स में या कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा हो रहा है इट इज़ कंस्ट्रक्शन
residential and public administration. Then last class में we did not discuss, this is this entire summary, तो इस summary को आपको use करना है and इस समरी को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारा कंपैरिजन दे रखा है। यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको रीड कैसे करना है। सो दिस इज़ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सबसे पहला हमने एज अ बेंचमार्क सेट किया था। सो इट वाज 8.45 लाख करोड़। ओके, देन दिस थिंग नो करंट प्राइसेस पे बिकॉज ज़्यादा होता है तो इट वुड बी 15.28 लाख करोड़। देन इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया का कितना है एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस, इट इज़ 173 लाख करोड़ एंड इंडिया का रहता है करंट प्राइसेस पे 295 लाख करोड़ जीडीपी। देन अगर हम बात करें कि राजस्थान का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी के अंदर, तो हमारा जो जीएसडीपी है स्टेट का, द स्टेट जीएसडीपी ऑफ राजस्थान contributes how much or what percentage to the GDP of India. So it's 4.86 at, हमने याद किया था कि 100 यूनिट्स पूरे प्रोड्यूस होते हैं, उसमें 5 हम याद रखेंगे। सो 5 फॉर कांस्टेंट एंड 5 फॉर करंट, बट थोड़ा सा हमें कम कर देना है क्योंकि कांस्टेंट की बात है तो 4.86 एंड करंट की बात है तो 5.17। देन यहाँ से आपको जीएसडीपी का ग्रोथ रेट भी ज़रूर याद रख लेना है। कुछ 8 हमने याद किया था क्योंकि यहाँ पे 8 है तो ये भी 8 रखेंगे याद, एंड देन 15.28 है तो इधर आपको 12 याद रख लेना है। देन नेक्स्ट हमने देखा था कि जीएसवीए आता है आपका। जीएसवीए आपका ऑब्वियसली जीएसडीपी से कम होगा बिकॉज आप इसमें टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हो। सो इट वुड बी 7.81 लाख एंड इसका कुछ डबल कर दोगे तो आप 14.28 कुछ आपका हो जाएगा। देन अगर हम बात करें एनएसडीपी की, एनएसडीपी जो आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट वुड बी 7.41 एंड इसका इंटू 2 करोगे 14 से थोड़ा सा कम 13.68 कुछ रहेगा। देन यू हैव दिस थिंग नो पर कैपिटा इनकम हियर एंड राजस्थान का एंड इंडिया का, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज का करंट कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना एग्रीकल्चर वाइज कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमने देखा था 26.21% यहाँ पे, एंड इस तरह जो है आपका इंडिया का भी यहाँ पे कंपैरिजन में दे रखा है, मतलब कि राजस्थान का एंड यहाँ पे इंडिया का। देन दिस इज एट दिस थिंग नो करंट प्राइसेस पे। देन यहाँ पे आपका हमने देखा था कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना रहता है एंड करंट पे कितना क्या हो जाएगा। सो ये एक तरीके से आप ये टेबल पूरी तरीके से समराइज़ किया गया है फॉर योर दिस थिंग नो जीएसडीपी, जीएसवीए, एनएसडीपी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नाउ आज की क्लास में हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही दिस थिंग नो बात की जाती है, दैट इज़ अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनसे भी रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजरली यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बेस ईयर से पूछे जाते हैं। नाउ सी है क्या होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? बेसिकली ये तरीका है इन्फ्लेशन को मापने का, मतलब कि जो भी आपके हमें मालूम है कि इन्फ्लेशन बेसिकली होता है कि जब भी प्राइसेस का राइज हो रहा होता है, ओवर अ कंसिस्टेंटली राइज हो रहा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं ना। अब आप उस इन्फ्लेशन को आपको कैसे मालूम है कि इन्फ्लेशन हो रहा है? आप क्या चीज़ चेक करके बता रहे हो? तो हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं कि इस साल में प्राइसेस इतने थे और बाद में प्राइसेस ये हो गए, तो ऑब्वियसली देयर इज अ राइज इन प्राइसेस, तो मतलब कि इन्फ्लेशन हुआ है। तो वैसे इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कुछ मापदंड है, पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो दिस थिंग नो इन्फ्लेशन को चेक किया जाता है या फिर इन्फ्लेशन को असेस किया जाता है, उसका एक मेजरमेंट रखा जाता है ना। यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो आपकी कंज्यूमर लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे उनकी प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका होलसेल लेवल पे इसको दिस थिंग ना प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। नाउ सो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्लक्चुएशंस इन होलसेल प्राइसेस के अंदर। ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड, इसके अंदर सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक बेटर पैरामीटर माना जाता है बिकॉज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है, वेयर एज होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, सो होलसेल प्राइस इंडेक्स में ओनली गुड्स आर इंक्लूडेड, यहाँ पे सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और यहाँ पे आप फ्लक्चुएशंस देखते हो कि होलसेल प्राइसेस में कितने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली चीज़ इसको कंपाइल कौन करता है? इसको डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है इसको दिस थिंग नो
मेजर करता है, कंपाइल करता है। एंड देन अगर आपसे पूछा जाए इसका बेस ईयर क्या है, इट इज़ 1999 2000। ये इंपॉर्टेंट है, ये आर एस प्रीलिम्स 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो यहाँ पे जो भी बेस ईयर आपको दे रखे हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो आपका बेस ईयर है इट इज़ 1999 2000। एंड देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू इट इज़ कंपाइल्ड बाय विच बॉडी, तो इट इज़ डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको मेजर करता है। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, राजस्थान के अंदर मंथली बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है, ये मंथली बेसिस पे रिलीज़ होता है। देन जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस पे किया जाता है। सो इसमें बेसिकली आप कैसे मेजर करोगे, बिकॉज देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जिन दिस थिंग नो जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने, बिकॉज हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में उन्होंने कुछ ऐसी 154 कमोडिटीज़ ले रखी है। उन 154 कमोडिटीज़ का एक बास्केट प्रिपेयर किया जाता है। सो देयर इज़ अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़, कुछ 154 कमोडिटीज़ इसमें लिया जाता है और उनकी प्राइस का, उन 154 कमोडिटीज़ की प्राइस का फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं एंड देन उससे वो इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे जब हम 154 कमोडिटीज़ की बात करते हैं, आपके कुछ प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं अनमैन्युफैक्चर्ड जो होंगे, तो वो 75 इन नंबर होते हैं। देन यू हैव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो कुछ 69 इन नंबर होते हैं। देन फ्यूल, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट्स और ये सारी चीज़ें जो आपके फ्यूल और इन सब से रिलेटेड हो गया, पावर हो गया, लाइट हो गया, ये सब कुछ 10 कमोडिटीज़ होती हैं। एंड देन इनका वेटेज कितना होता है, ठीक है। तो वेटेज इज़ जो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं जो अनमैन्युफैक्चर्ड होंगे, रॉ फॉर्म में जो कंज्यूम किए जा रहे होंगे, तो उनका वेटेजेस कुछ 33 आसपास होता है। मैन्युफैक्चर्ड का 50% के आसपास रहता है। फ्यूल वगैरह का नंबर ऑफ कमोडिटीज़ इज़ 10, बट जो वेटेज है उस बास्केट के अंदर इट इज़ 16 पॉइंट समथिंग है। इसमें एनुअल ग्रोथ वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहली चीज़ कि इसका बेस ईयर क्या है, 1999 2000। कौन रिलीज़ करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तीसरी चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि ये मंथली बेसिस पे रिलीज़ होता है। चौथी चीज़ आप ध्यान में रखोगे 154 कमोडिटीज़, then primary articles is 75, manufactured products is 69 and fuel वगैरह का 10 articles होते हैं। फ़िलहाल तक तो वेटेज पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट टू बी ऑन सेफर साइड एक बार आप सिर्फ सरफेस लेवल पे या सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि वेटेज का कितना क्या प्रोपोर्शन है। नाउ जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं कि ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, अगर हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, सो इट वाज सी 151.3 समथिंग इन 2000 विच रिमेन अनचेंज इन द ईयर 2023 एंड इतना ही रहता है फॉर ऑल इंडिया इंडेक्स अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो कंसिडर करती है वो 2011-12 जो नेशनल लेवल पे या इंडिया लेवल पे जो जब हम बात करते हैं, तो इसका जो कंपाइलेशन किस बेस ईयर को कंसिडर करते हुए किया जाता है, इट इज़ 2011-12 एज द बेस ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करती है। राजस्थान में जो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है वो इसको बेस ईयर को 1999-2000 कंसिडर करते हुए चलता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर राजस्थान में होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 385.83 से लेके देयर इज अ राइज, आप देखोगे कि 385 पहले कुछ था एंड नाउ इट हैज़ इज इंक्रीज टू 387.90, मतलब कि कुछ परसेंटेज का देयर इज अ राइज हुआ है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी फिलहाल इट इज़ 387.90 के आसपास आपका रह रहा है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर गुड्स होंगे बेस्ड ऑन कंज्यूमर जो दिस नो कंज्यूमर गुड्स होंगे उनकी प्राइसेस पे बेस्ड एक इंडेक्स है जो प्रिपेयर किया जाता है, अगेन इन्फ्लेशन को ही चेक करने के लिए, प्राइसेस में इन्फ्लेशन को ही चेक करने के लिए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीपीआई को यूज़ करता है, ठीक है। और बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में मेजर जो डिफरेंस आता है दैट इज़ ऑफ दिस थिंग नो अबाउट दैट सीपीआई जो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड करता है एंड डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है। सो इसीलिए अब सीपीआई ही यूज़ किया जाता है, मतलब कि सीपीआई को ज़्यादा प्रेफरेंस, ऑब्वियसली बिकॉज आप सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो। नाउ बिकॉज यहाँ पे बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीआई प्रिपेयर किए जाते हैं हर मंथ में। वन इज़ CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, दी अदर इज़ CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स के लिए एंड CPI आपका रूरल अर्बन कंबाइंड एक प्रिपेयर किया जाता है।
पहली चीज़ आपको बेस ईयर यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। दूसरी चीज़ इनको कौन रिलीज़ करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जब आप बात करते हो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसका बेस ईयर आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, काफ़ी एग्जाम्स में आरपीसी ऑलरेडी पूछ चुका है, इट इज़ 2016। दूसरी चीज़ तो आप कैसे याद रखोगे कि इंडस्ट्रियल की आप बात करो ना, तो इंडस्ट्रीज़ में हम दिस थिंग नो नियरेस्ट या फिर सबसे लेटेस्ट प्राइसेस को आप देखोगे, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप 2016 की रेट्स को लेके चलेंगे। जब एग्रीकल्चर लेबर्स, तो आप याद रखना पुराने ज़माने की कोई बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो 1986-87 को बेस ईयर माना गया है एग्रीकल्चर की जब बात हो रही है। एंड इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट रूरल लेबरर्स के बारे में, और आपका रूरल अर्बन कंबाइंड की अगर बात करें, तो रूरल अर्बन कंबाइंड में 2012 को एज द बेस ईयर माना जाता है। ठीक है, तो रूरल अर्बन कंबाइंड में 2012 इज़ द बेस ईयर। देन सीपीआई रूरल दिस थिंग नो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स में 1986-87 रहता है, एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स में 2016 रहता है। देन आपसे पूछा जा सकता है कि इनको कौन रिलीज़ कर रहा है, तो लेबर ब्यूरो शिमला ये इनको रिलीज़ कर रहा है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए एंड रूरल लेबरर्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि रूरल अर्बन कंबाइंड अलग से रिलीज़ किया जाता है, वो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दिल्ली इसे रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आपको बेस ईयर जिनके भी दे रखे हैं, देन कौन रिलीज़ कर रहा है, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, फॉर रूरल लेबरर्स। ओके, तो जहाँ पे लेबरर्स और वर्कर्स की बात हो रही है, तो वो ऑब्वियसली उसको लेबर ब्यूरो शिमला कर रहा है। जहाँ पे भी सी वर्कर्स की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे लेबरर्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी रूरल लेबरर्स की बात हो रही है। सो इट इज़ बीइंग रिलीज्ड या प्रिपेयर्ड या कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो शिमला। एंड इफ दे आस्क यू सीपीआई रूरल अर्बन जो है ना, यहाँ पे लेबरर्स या वर्कर्स की बात नहीं हो रही, तो वो एनएसओ दिल्ली इसको प्रिपेयर करता है। ठीक है, देन यही चीज़ यहाँ पे अगैन मेंशन कर रखी है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो है आपका लेबर ब्यूरो शिमला करता है, एग्रीकल्चर लेबर्स का लेबर ब्यूरो शिमला, रूरल लेबर्स का लेबर ब्यूरो शिमला, एंड देन फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड जो आपका होता है वो एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दिल्ली इसे रिलीज़ करता है। ओके, देन जब हम बात करते हैं सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ठीक है ना, जो सीपीआई आईडब्ल्यू की जब हम बात कर रहे हैं बार बार लाइक दिस वन, ठीक है, जब हम सीपीआई आईडब्ल्यू की बात करें, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की हम बात करें, ये एक मेजर फैक्ट है। इस पे बार बार आरपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे आपके कुछ 88 सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो सर्वे किया जाता है इसमें बेसिकली, तो उन्होंने कुछ 88 सेंटर्स सेलेक्ट कर रखे हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड इन 88 सेंटर्स में देयर 3 सेंटर्स जो हमारे राजस्थान में हैं। ठीक है, जहाँ से इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया जाता होगा एंड देन सीपीआई प्रिपेयर किया जाता होगा। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सीपीआई आईडब्ल्यू, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेंटर्स की आप बात करें, तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ को इन्होंने सेंटर्स बनाए होंगे। ओवरऑल इंडिया में there are 88 centers, first thing to be remembered. Second, out of these 88 centers there are 3 which are there in राजस्थान में 3 रहेंगे आपके। now राजस्थान में कौन कौन से हैं, इट इज़ जयपुर, भीलवाड़ा एंड अलवर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब से आप याद रख सकते हो JAB। ठीक है, तो J इज़ जयपुर, A आपका हो जाएगा अलवर एंड B हो जाएगा भीलवाड़ा। ना सी अलवर से पहले अजमेर हुआ करता था, बट नाउ बिकॉज हमें मालूम है कि अलवर आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा दिस थिंग नो इंडस्ट्रियलाइज्ड एक एरिया बन चुका है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज वगैरह वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जापानीज़, इसको मिनी जापान बोला जाता है अलवर में, जो नीमराना वाला सेक्टर आता है, प्लस एनसीआर वाले उस एरिया में फॉल करते हुए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह का दिस थिंग नो इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है वो एरिया। सो अब अलवर इज़ वन ऑफ दोज सेंटर्स। तो अलवर है, भीलवाड़ा आपको मालूम है एनीवेज कि वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती है भीलवाड़ा में, एंड जयपुर हमें मालूम है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फ्लरिश करते हैं। सो जयपुर, भीलवाड़ा एंड अलवर लिया इन प्लेस ऑफ अजमेर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में ज़रूर कन्फ्यूज़ करने के लिए अलवर के साथ में अजमेर भी दिया जाएगा। सो इट्स अलवर नाउ, नॉट अजमेर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो आज की क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो हमारा जो चैप्टर 1 होता है इकोनॉमिक सर्वे का, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।